भीगे भीगे मौसम में कृषि का लेकर सुहानापन एक बार फिर से आपके साथ है कृषि दर्शन। आप सभी कृषक भाई बहनों को शिल्पा भावना का सादर नमस्कार। जीवन में भागकर सफलता के किसी मुकाम तक पहुंच जाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि ज़रूरत है हर वक्त गतिशील रहने की। क्योंकि चाहे भागकर हम सफलता की कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद अगर हम स्थिर हो जाते हैं, वहां रुक जाते हैं, तो कभी ना कोई हमें पार ज़रूर कर जाएगा। इसीलिए जीवन में ज़रूरत है हमेशा गतिशील रहने की। क्योंकि चाहे हम कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन उसके बावजूद अच्छा काम करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और कृषि जगत के इस क्षेत्र में आपकी उस गुंजाइश को पूरा करता है कृषि दर्शन। आज भी हम बात करेंगे उस गुंजाइश को पूरा करने की और आगे बढ़ने की, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरें खेती की। 313.34 लाख टन चावल की सरकारी खरीद का लक्ष्य निर्धारित। सार्वजनिक कंपनियों को मिली 17.40 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदों की निविदा। दिसंबर माह में खाद्य तेलों के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। नाबार्ड ने 2700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी मंजूरी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। किसान भाइयों, चालू खरीफ विपणन सीजन में चावल की सरकारी खरीद के लक्ष्य 313.34 लाख टन के सापेक्ष 177.90 लाख टन की हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा खरीद पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से हुई है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू खरीफ विपणन सीजन में 313.34 लाख टन चावल की सरकारी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 177.90 लाख टन चावल की सरकारी खरीद हो चुकी है। एफसीआई ने पंजाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 81.05 लाख टन और हरियाणा से 23.95 लाख टन चावल की खरीद की है। एफसीआई के अनुसार पंजाब और हरियाणा से चावल की खरीद पूरी हो चुकी है, जबकि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से खरीद पहले की तुलना में बढ़ी है। छत्तीसगढ़ से अब तक 31.58 लाख टन और आंध्र प्रदेश से 16.96 लाख टन चावल की सरकारी खरीद हो चुकी है। अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश से 7.74 लाख टन और उत्तर प्रदेश से 4.33 लाख टन और उत्तराखंड से 1.51 लाख टन चावल की सरकारी खरीद हो चुकी है। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2013-14 के लिए धान का एमएसपी कामोन ग्रेड के लिए 1.310 रुपए और ए ग्रेड के लिए 1,345 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। भारत की सार्वजनिक कंपनियां सरकारी गोदामों से 17.40 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदों की निविदा प्राप्त कर चुकी हैं। केंद्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम निर्यात मूल्य में $40 प्रति टन की कमी करके निर्यात मूल्य $260 प्रति टन कर दिया है, जिसके बाद से निर्यात सौदों में वृद्धि हुई है। भारत की सार्वजनिक कंपनियां सरकारी गोदामों से 17.40 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदों की निविदा प्राप्त कर चुकी हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को मिली इस निविदा के अनुरूप 9.12 लाख टन गेहूं निर्यात के लिए मंजूरी भी दे चुकी है। इनमें से 4.11 लाख टन गेहूं निर्यात का शिपमेंट भी हो चुका है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल से सार्वजनिक कंपनियों को 20 लाख टन गेहूं निर्यात की अनुमति दे रखी है, जिसमें से उसे 17.40 लाख टन की निविदा प्राप्त हुई है। अधिकारी के अनुसार सार्वजनिक कंपनियों को पिछले माह $269 प्रति टन की दर से निविदा मिली थी, जबकि उससे पहले $280 प्रति टन से ऊपर की बोली मिल रही थी। केंद्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम निर्यात मूल्य में $40 प्रति टन की कमी की है, जिसके बाद से गेहूं के निर्यात में तेजी आई है। केंद्रीय पूल में 280.47 लाख टन गेहूं मौजूद है, जो देश की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई में बढ़ोतरी होने की स्थिति को देखते हुए तिलहन उत्पादों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई है। इसके बावजूद
विदेश में सनफ्लावर तेल सस्ता होने से दिसंबर माह में खाद्य तेल के आयात में रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई में बढ़ोतरी होने की स्थिति को देखते हुए तिलहन उत्पादों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई है। मंत्रालय के अनुसार चालू रबी में देश भर में 86.22 लाख हेक्टेयर में तिलहनों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल से ज्यादा है। इस सीजन में सरसों की बुआई तो बढ़ी है, लेकिन मूंगफली और सनफ्लावर की बुआई घटी है। सनफ्लावर की बुआई घटने से इसके दाम में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जबकि विदेश में सनफ्लावर तेल सस्ता है। इस कारण दिसंबर माह में खाद्य तेलों, विशेषकर सनफ्लावर तेल के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। साल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के अनुसार दिसंबर में 10.67 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया, जो पिछले साल के समान अवधि के आयात से 18% ज्यादा है। देश में कृषि के क्षेत्र में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने के लिए नाबार्ड ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 2700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी दी है, जिससे वेयरहाउस, गोदाम, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी फॉर्मूले के तहत स्थापित किए जाएंगे। देश के ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने के लिए नाबार्ड ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 2700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के चेयरमैन हर्ष कुमार भनवाला ने इस बारे में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान कड़ी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन आधारभूत सुविधा न होने से करीब 30% उपज बर्बाद हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसल को होता है। इस स्थिति को देखते हुए नाबार्ड ने ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। नाबार्ड की इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में वेयरहाउस, गोदाम, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी फार्मूले के तहत स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना के पूरे होने से ग्रामीण इलाकों के किसानों को आधारभूत सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे उन्हें उनकी उपज का सही दाम मिल सकेगा। मौसम में भले ही ठिठुरन है, मगर ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिम उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप के इलाकों में अगले 24 घंटों में बरसात होने की उम्मीद है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के तापमान में कमी बनी रह सकती है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे सरसों की फसल में चेपा रोग की निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर रोगोर या क्यूनल फॉश का 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत का सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से।
चावल आंध्र प्रदेश के नांदयाल में न्यूनतम मूल्य 4,100 से अधिकतम मूल्य 4,200 रुपये प्रति क्विंटल, असम के नलबारी में 1,800 से 2,000 रुपये, झारखंड के चकुलिया में 2,200 से 2,400 रुपये और वहीं केरल के अलेपे में 9,500 से 9,600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चीनी झारखंड के सरायकेला में न्यूनतम मूल्य 3,300 से अधिकतम मूल्य 3,700 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3,000 से 3,210 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मक्का ओडिशा के पारलाखे मुंडी में न्यूनतम मूल्य 1,310 से अधिकतम मूल्य 1,400 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं महाराष्ट्र के जामनेर में 1,310 से 1,310 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। अमरूद हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में न्यूनतम मूल्य 1,400 से अधिकतम मूल्य 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, पंजाब के फिरोजपुर सिटी में 1,500 से 2,000 रुपये और वहीं उत्तर प्रदेश के सियाना में 1,070 से 1,070 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आलू असम के नालबरी में न्यूनतम मूल्य 800 से अधिकतम मूल्य 1,000 रुपये प्रति क्विंटल, गुजरात के सूरत में 900 से 1,200 रुपये, वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 800 से 1,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। टमाटर आंध्र प्रदेश के पिलेर में न्यूनतम मूल्य 200 से अधिकतम मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं असम के ऊपरहाली में 1,500 से 1,700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब एक नज़र विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। काली मिर्च केरल के सुल्तान बाथेरी में न्यूनतम मूल्य 48,800 से अधिकतम मूल्य 49,000 रुपये प्रति क्विंटल, लाल मिर्च तमिलनाडु के कोविलपट्टी में न्यूनतम मूल्य 4,600 से अधिकतम मूल्य 6,500 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन असम के जोरहाट में न्यूनतम मूल्य 4,000 से अधिकतम मूल्य 6,500 रुपये। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसी भी क्षेत्र में शोध या अनुसंधान एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि इसी के कारण किसी भी देश का लगातार विकास होता है। अगर हम बात करें अपने ही देश की, तो हमारा देश लगातार दूध उत्पादन में अग्रणी रहा है। सन 1950 से लेकर अब तक दूध का उत्पादन करीब 6 गुना तक बढ़ गया है। इसमें कृषि वैज्ञानिकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज भी कृषि वैज्ञानिकों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि कैसे चारे की किस्मों को अच्छा किया जा सके, कैसे पशुपालन के नए नए तरीके ईजाद किए जा सकें, ताकि आप सभी कृषक भाइयों को इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो। आज भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा खास कार्यक्रम जो आपको बताएगा कि कैसे अनुसंधान पशुपालन के लिए एक वरदान बन गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जी हाँ, ये नाम आप सभी जानते हैं। ये सच कहें तो अगर हम एशिया की बात करें या दुनिया की बात करें, उसमें अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है, जिसमें आप सब भी भागीदार हैं, वैज्ञानिक तो हैं ही। इस संस्थान का, इस परिषद का एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो पशुपालन के क्षेत्र में है। देखिए, हम सब जानते हैं भारत जो है जैव विविधता में धनी देश रहा है। जैसे अगर पेड़ पौधों में विविधता है तो वैसे पशुओं में भी है। दुनिया की बहुत सारी जो गाय की किस्में हैं, प्रजातियां हैं, वो भारत में पाई जाती हैं। भैंसों की प्रजातियां भारत में हैं और इस वजह से अगर देखें तो मिला जुला के सबका जो योगदान है उससे आज भारत जो है लगभग 13 करोड़ टन जो है वो दूध का उत्पादन करता है हर साल, जो कि अपने में एक विश्व रिकॉर्ड है। लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं कि किसानों की मेहनत ही शामिल है, इसमें वैज्ञानिकों का तब भी शामिल है। हम आज संस्थान जो ये परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ये किस तरीके से पशुधन सुधार, चाहे नस्ल सुधार की बात हो, चाहे उनके चारे की समस्या की बात हो, चाहे बीमारियों से लड़ने की बात हो, सब में किस तरीके से कार्य कर रहा है, इस पे आज जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी नस्लें हैं और उनकी सुधार के लिए क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और कितने तरीके के टीके जो हैं वो विकसित किए जा रहे हैं। सन 1929 में स्थापित ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खेती,
किसानी के विभिन्न क्षेत्रों में सार्थक कार्य कर रहा है। परिषद के कई संस्थान पशु नस्ल सुधार, देसी नस्लों का संरक्षण, चारे की उन्नत किस्में, हरे चारे का विकल्प, रोगों से लड़ने के उपाय, असरदार टीके, पशुधन प्रबंधन आदि विषयों पर कारगर शोध कर रहे हैं। अगर मवेशियों की आबादी की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक भैंसें भारत में पाई जाती हैं और अन्य दुधारू पशुओं की संख्या भी बहुत अधिक है। वैज्ञानिक विधि से डेयरी प्रबंधन और पशुपालन के चलते आज भारत दूध के क्षेत्र में विश्व में पहले नंबर पर है। भारत पशुधन के मामले में बेहद धनी है। दुनिया में मवेशियों की सबसे अधिक आबादी भारत में ही पाई जाती है। देश में गाय की 37 और भैंस की 13 नस्लें हैं। ये सभी नस्लें हमारे देश की जलवायु के अनुरूप बनी हैं। इसलिए भारतीय परिस्थितियों में इनका प्रदर्शन बढ़िया रहता है। इसके अलावा देश में अच्छी नस्ल की गायों की संकर किस्में भी उपलब्ध हैं और आज भी करीब 85% दूध उत्पादन देसी गाय व भैंसों से ही आता है। भारत में आज दूध उत्पादन करीब 12.7 करोड़ टन है, जो विश्व में किसी भी देश से सबसे अधिक है और 2020 में दूध उत्पादन बढ़कर 19.1 करोड़ टन हो जाने की उम्मीद है। गाय में देसी नस्लों में साहीवाल, कांकरेज, मालवी, हरियाणा, थारपारकर, बचौर, मेवाती, नागौरी, राठी, गिर, अमृत महल, लाल सिंधी आदि प्रमुख हैं। और भैंसों में मुर्राह, भदावरी, जाफराबादी, सुरती मेहसाना, नागपुरी, नीली रावी आदि हैं। पहाड़ों पर भी गाय मिलती हैं जो बोनी होती हैं और इसी वजह से उन्हें पहाड़ों पर चढ़कर चरागाहों में चारा खाने में आसानी होती है। ICAR के वैज्ञानिकों के प्रयासों और किसान की मेहनत के चलते देश दूध उत्पादन में पिछले करीब 1 दशक से विश्व में अग्रणी है और दूध उत्पादन में गायों का योगदान करीब 40% है। देश में अच्छी गुणवत्ता वाले पशु उपलब्ध हैं और वैज्ञानिक विधि से पशुपालन करके किसान भी उन्नति की ओर अग्रसर हैं। तो आपने देखा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो किस तरीके से जो हमारी देसी किस्में हैं उनको भी संरक्षित करने के साथ साथ उनमें सुधार का काम कर रहा है। इसके अलावा अब ये सवाल भी है कि भाई छोटे किसान के लिए हो सकता है संकर नस्ल उतनी उपयुक्त ना हो, विदेशी गायें उपयुक्त ना हो, तो इस पर भी काम किया गया है। एक चीज़ और है, हो सकता है हरा चारा उपलब्ध ना हो, तो पशुओं के लिए अगर हरे चारे का विकल्प है तो उस पर भी बहुत काम हुआ है। हम सब जानते हैं कि यूरिया मोलेसिस फीड ब्लॉक, यानी यूरिया जैसे भूसा है, भूसे को यूरिया से उपचारित करिए, उसमें शीरा मिला देते हैं। ये सब तरीके जो हैं ये ICAR के संस्थानों ने ही बनाए हैं। इतने सारे इसमें आप देखें तो कितने सारे संस्थान हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करते हैं, कितने वैज्ञानिक उन संस्थानों से जुड़े हैं। उसके अलावा 53 के करीब जो हैं कृषि विश्वविद्यालय हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और देखिए जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं ये कृषि स्नातक या कहें पशु चिकित्सा के स्नातकों को तैयार करते हैं, पर साथ ही साथ ये शोध का काम भी करते हैं। और शोध का मतलब क्या है? जो किसानों के मतलब का हो, जो किसानों के काम आए। इसी में चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देसी नस्लों की गाय में क्या सुधार हो रहे हैं, क्या नई चीज़ें हैं जो और की जा रही हैं। देश में पशुपालन छोटे व मंझोले किसानों की जीविका का प्रमुख साधन है। करीब 87% पशुधन छोटे व मंझोले किसानों के पास है। इसलिए इन किसानों के फायदे के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, राज्यों के पशुपालन विभागों और ICAR की संस्थानों के सहयोग से देसी गाय की नस्लों जैसे अंगोल, गिर, कांकरेज और साहीवाल में नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्रामीण भारत में लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने में जितना योगदान भैंस का है, शायद ही किसी और पशु का हो। भैंस से दूध, मांस और श्रम शक्ति जैसे 3 उपकार हमें मिलते हैं। देश में दूध उत्पादन में भैंस का योगदान 60% है। हरियाणा के हिसार में स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान देश में भैंस अनुसंधान में प्रमुख है। यह संस्थान 1985 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आया और तब से ही भैंसों में नस्ल सुधार,
उचित आहार, स्वास्थ्य प्रबंधन आदि विषयों पर निरंतर योगदान दे रहा है। इस संस्थान ने भैंसों में उत्कृष्ट मुर्राह नस्ल के 63,857 हिमीकृत वीर्य को देश भर के किसानों को उपलब्ध कराया है, जिससे नस्ल सुधार किया जा सके और किसानों के लाभ में भी इजाफा हो। इसके अलावा गाय में भी संकर नस्ल तैयार करने का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। होलिस्टियन फ्रीजन और भारतीय साहीवाल गाय के संकरण से तैयार फ्रीजवाल देश में सबसे अधिक दूध देने वाली संकर नस्ल है। मेरठ स्थित गोपशु परियोजना निदेशालय में फ्रीजवाल नस्ल के बेहतरीन सांडों को भी अनुसंधान के लिए और नस्ल सुधार के लिए रखा जाता है। इन उन्नत सांडों से कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य एकत्र किया जाता है। निदेशालय में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और उपकरण हैं। इसके अलावा गाय के उचित प्रबंधन संबंधी कार्य और पोषण संबंधी अनुसंधान भी यहाँ किया जाता है। किसान भाइयों, दुनिया में जो सबसे अच्छी भैंस है वो है मुर्रा नस्ल की भैंस, और आपने देखा किस तरीके से उसका उन्नत जो उसका वीर्य है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। क्यों? जिससे कृत्रिम गर्भाधान हो, जो भैंसें लोगों के पास हैं उनका भी जो है नस्ल सुधार कार्यक्रम चले। देखिए, यहाँ पर हम पूरी तरह अगर वैज्ञानिक तौर पे बात करें तो ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं जो कहते हैं जेनेटिक लेवल पे हो रहे हैं, यानी आनुवांशिक स्तर पे। आनुवांशिक मतलब कि जितने भी हम कहते हैं ना गुण दोष जो भी हमारे पुरखों से आते हैं वो जीन के जरिए जो है वो आते हैं। तो NBAGR जैसी जो संस्थाएं हैं वो इस पे काम कर रही हैं। उनमें कोशिकाओं को बचा के रखना, बहुत ही कम तापमान में, जो कहते हैं ना कि शून्य से करीब 190 डिग्री नीचे तापमान पे उसको संभाल के रखते हैं, जिससे कल को और टेक्नोलॉजी विकसित होगी तो हो सकता है बहुत सी प्रजातियां जो आज पूरे शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है वो उपलब्ध हो जाएंगी। तो सभी पे काम चल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, आइए देखिए। ICAR ने गरीबों की गाय कही जाने वाली बकरी की नस्ल सुधार और प्रबंधन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। मखदूम स्थित केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने बकरी के आहार क्षेत्र में बेहद सार्थक कार्य किया है। संस्थान बकरी की बढ़िया नस्लों को किसानों को उपलब्ध कराता ही है, साथ ही अगर बकरी को चराने की व्यवस्था ना हो तो स्टॉल फीडिंग की भी बेहद उन्नत और वहनीय विधियां विकसित की हैं। भेड़ों की प्रजाति छोटा नागपुरी, मंडिया, मेछेरी और सोनारी की भी उन्नत नस्लें पशुपालकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। सुअर पालन की तेजी से बढ़ रही लोकप्रियता को देखते हुए विदेशी नस्ल हैम्पशायर और घुंघरू के संकरण से तैयार नस्ल को उपलब्ध कराया गया है, जो किसानों के बीच में काफी लोकप्रिय हो रही है। इसी प्रकार मछली पालन में तेजी से लोकप्रिय हो रही किस्म सिल्वर पोम्पेनो के बीच उत्पादन के काम में तेजी लाई गई है। आर्थिकी की बात करें तो सुअर पालन जो है वो लोगों ने अपनाया। अब सुअर पालन तो हमने देखा कि प्रति एकड़ सबसे ज़्यादा कमाई सुअर पालन में है। ठीक है, कई सारे लोगों के मन में उसको लेकर शंका, लेकिन फिर भी अब जैसे ये वाइट यॉर्कशायर जो एक ब्रीड है, जो नस्ल है, वो हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। उसके अलावा जैसे आपको बताया इसमें हैम्पशायर है, उसके साथ घुंघरू का मेल कराकर एक जो है संकर नस्ल तैयार की है, वो भी किसानों के लिए बहुत अच्छी है। तो ये सब देखिए, अगर व्यवसाय के तौर पे देखें तो पशुपालन जो है, एक FAO की रिपोर्ट आई थी, वो बता रहा है कि किसानों की जो आर्थिक समस्याएं हैं उसको दूर करने में पशुपालन बहुत ही कारगर है, इसलिए उसको लोग अपना रहे हैं और वो अपनाना ज़रूरी भी है। अब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, ये सब है कि आप उसको इस्तेमाल करें। देखिए, ऐसे बहुत से किसान भाई हैं जो हमारी ये बातें नहीं देख रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने साथी किसानों से भी इन बातों को बांटें। और ये जो ICAR ने जितना भी काम किया है, ये सब आपसे जुड़ा है, हमारे से जुड़ा है, और हम सब मिल के इन टेक्नोलॉजीज़ को अगर अपनाएंगे तो देश वाकई में विकास के नए रास्ते पर चलेगा। कृषि वसंत हिंदुस्तान के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और खेती से जुड़े सभी लोगों का विशाल जमावड़ा। खेती से संबंधित सारी जानकारियां महाराष्ट्र के शहर नागपुर में कपास शोध संस्थान के प्रांगण में राष्ट्रीय कृषि मेला 9 फरवरी से 13 फरवरी तक। खेती से जुड़े सभी लोगों, विशेषकर किसानों के लिए एक अभूतपूर्व अवसर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल
हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। वक्त के सांचे में ढलता हर दौर हमें बताता है कि जीवन में आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे कृषक भाई बहन हमेशा कृषि जगत के अपने कार्यों में आगे बढ़ते रहें। आज के लिए शिल्पा भावना को अनुमति दे दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि जगत की ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार।